नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में, जो कि रहेगी BHIC 101 को लेकर के। दोस्तों, हमारी वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है। कृपया करके वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अन्यथा आपके साथ भी यह गलती हो सकती है। जैसे कि आज कुछ बच्चों के कमेंट थे कि उन्होंने कहीं से भी एक क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया और उसके ऊपर अपनी असाइनमेंट बना ली। अब उनके पास दिन भी कम बचे हैं, अब उन्हें यह असाइनमेंट दोबारा बनानी पड़ेगी। तो आपसे भी अनुरोध है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखें, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे कि आपको असाइनमेंट कैसे बनानी है और कौन सा क्वेश्चन पेपर लेकर के बनानी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और यदि आपने BHIC 104 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वह भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है वो है BHDC 132 को लेकर के। उसका अभी रिसेंटली नया क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया है इग्नू ने, नया क्वेश्चन पेपर अपडेट किया है इग्नू ने। तो कृपया करके आप भी उसी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपना BHDC 132 का असाइनमेंट बनाएं, अन्यथा आपको उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं BHIC 101 को लेकर के। आपको सबसे पहले सर्च बार में लिखना है इग्नू असाइनमेंट। जैसे आप इस पर इग्नू असाइनमेंट लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहला ही लिंक webservices.ignu.ac.in देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ इसी लिंक के अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट बनाने हैं। जैसे ही आप वहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर यह कंफर्म करना होगा कि यह क्वेश्चन पेपर 24-25 के लिए ही है, या यह क्वेश्चन पेपर ही लेटेस्ट है। अगर आप यह नहीं कंफर्म करते हैं तो आप में भी कोई गलती कर सकते हैं, या किसी और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके अपना असाइनमेंट बनाएंगे तो इसमें आपको संपूर्णतः फेल कर दिया जाएगा। तो आपको इस बारे में जांच कर लेनी है कि यह क्वेश्चन पेपर सही है या नहीं। इसके बाद आपको इसमें दो प्रश्न देखने को मिलेंगे पहले भाग में, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित वर्णनात्मक श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का रहेगा। ये 40 अंक का आपका पूरा सेक्शन 1 रहेगा, जिसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के निर्धारित पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का महत्व मूल्यांकन कीजिए। यह आपका पहला प्रश्न रहेगा। इसमें आपको दूसरा प्रश्न रहेगा, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति क्या है। प्रारंभिक से परिपक्व तक संक्रमण चरण की कुछ विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। कुछ इस तरीके से आपको 20-20 मार्क्स के इसमें दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके पहले प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पहले प्रश्न के उत्तर की, जो कि रहेगा पुरातत्व का परिचय। पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जो प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत भौतिक अवशेषों जैसे कि स्थापत्य रचनाओं, औजारों, बर्तनों, सिक्कों, मूर्तियों व अन्य वस्त्रों का विश्लेषण किया गया है। पुरातत्व के माध्यम से हम उन सभ्यताओं की जीवन शैली, धार्मिक विश्वास, सामाजिक संरचना और तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके निम्नलिखित रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। प्राचीन भारत में पुरातात्विक साक्ष्यों ने इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो साहित्य स्रोतों के साथ मिलकर इतिहास की परतें खोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी पहली हेडिंग की, जो कि रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास निर्धारण में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व। इसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगा प्राचीन सभ्यताओं की खोज। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता की खोज पुरातात्विक मेहनत का परिणाम है। ये सभ्यताएं 5000 साल पुरानी हैं और इनके अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में विकसित शहरीकरण और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। इसके बाद आपको इसमें दूसरी हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगा धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अध्ययन। भारत में कई धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से किया गया है। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख और स्तंभ धार्मिक और राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, सम्राटों और शासकों का इतिहास। भारत में कई सम्राटों और शासकों का इतिहास पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से पुनर्निर्मित किया गया है। उदाहरण के लिए गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं और सिक्कों ने हमें
उस समय की आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता के बारे में बताया है। उसके बाद हम बात करें चौथे पॉइंट की, जो कि रहेगा व्यापार और वाणिज्य का विकास। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह पता चला है कि प्राचीन भारत का व्यापारिक संबंध अन्य सभ्यताओं के साथ था। रोम से मिलने वाले सिक्के और मिस्र की मामी के पास मिले भारतीय वस्त्र इस बात का प्रमाण है। इसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा साहित्य स्रोतों का महत्व, जिसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, जिसमें वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। इसके बाद आपको ऐतिहासिक लेखन की परंपरा, प्राचीन काल भारत में इतिहास लेखन की परंपरा थी, साहित्य स्रोतों के माध्यम से भी विकसित हुई। कालिदास, बाणभट्ट और विष्णु शर्मा जैसे विद्वानों ने अपने साहित्य में सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया। उसके बाद है बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध और जैन साहित्य जैसे त्रिपिटक और आगम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके बाद आपको देखने मिले प्राचीन भारत की विदेशी यात्रियों का विवरण। प्राचीन भारत में इतिहास को समझने में विदेशी यात्रियों के विवरण में भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चीनी यात्रा फहान और हेनसांग के यात्रा वित्रात समाज में ही मेगस्थनीय की इंडिका उस समय की सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्थितियों के विशद विवरण का प्रदान करते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पुरातात्विक साहित्य और स्रोतों के संयुक्त महत्व। प्राचीन भारत में इतिहास का सटीक और संपूर्ण चित्रण भी तभी संभव है जब पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जाए। दोनों प्रकार के स्रोत एक दूसरे के पूरक हैं। जहां पुरातात्विक साक्ष्यों में हमें ठोस भौतिक प्रमाण प्रदान करते हैं, वहीं साहित्यिक स्रोतों में हमें समय की संरचनाओं, भावनाओं और सामाजिक मान्यताओं को समझने में मदद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इसका निष्कर्ष देखने को मिलेगा। यह भी आप अपने स्क्रीन से देख करके अपने असाइनमेंट में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 2 की, जो कि रहेगा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति क्या है। प्रारंभिक से पारंपरिक तक संक्रमण चरण की कुछ विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, जिसे पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक है। यह संस्कृति लगभग 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी और मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के बारे में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको यहीं से देख करके इसको लिखना होगा, या आप अपने असाइनमेंट में लिख सकते हैं। इसमें आपको अच्छे नंबर लेने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी, तो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रारंभिक से पारंपरिक हड़प्पा संस्कृति के संक्रमण की विशेषताएं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा शहरीकरण की शुरुआत। प्रारंभिक हड़प्पा काल के दौरान छोटे छोटे गांवों की संस्कृति विकसित हुई थी, लेकिन प्रारंभिक हड़प्पा काल में यह संस्कृति विशाल और संगठित नगरों में परिवर्तित हो गई है। इस चरण में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा जैसे नगरों का उदय हुआ, जो समृद्धि और शहरीकरण के प्रतीक थे। कुछ इस तरीके से इसमें आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट रहेगा नगरों में योजना बनाकर चौड़ी सड़कों, जल निकासी प्रणाली और किलेबंदी जैसी विशेषताएं दिखाई देती हैं। इसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगा कृषि और व्यापार का विकास। प्रारंभिक हड़प्पा काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था, लेकिन प्रारंभिक हड़प्पा काल में कृषि के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। इसमें दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा इस समय लोग केवल कृषि पर निर्भर थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प जैसे कि बर्तन निर्माण, धातु कारीगरी और वस्त्र निर्माण में भी महारत हासिल की। इसके बाद इसमें आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, व्यापारिक संपर्क भी बढ़े और मेसोपोटामिया, फारस और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने लगे। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक उत्पाद कच्चे माल को तैयार वस्त्र थे। इसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा लिपि का विकास। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में लिखित भाषा में के परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन प्रारंभिक हड़प्पा काल में एक विशेष प्रकार की लिपि का विकास हुआ है। इस लिपि को हड़प्पा लिपि कहा जाता था, जिसे आज भी पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट रहेगा, इस लिपि का उपयोग व्यापारिक लेन देन, प्रशासनिक कार्यों और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सामाजिक संरचना में बदलाव।
प्रारंभिक हड़प्पा समाज में वर्ग विभाजन की संभावना कम थी, लेकिन प्रारंभिक हड़प्पा काल में समाज में अधिक संगठित और विभाजित हो गया। तो इस तरीके से आपको इसमें 4th पॉइंट भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके 5वें पॉइंट को लेकर के, जो कि रहेगा धार्मिक और संस्कृति का विकास। प्रारंभिक हड़प्पा काल में धार्मिक और जीवन की स्पष्ट तस्वीर नहीं मिलती, लेकिन हड़प्पा काल में धर्म और संस्कृति का भी एक व्यापक विकास हुआ। इस काल के दौरान पूजा स्थलों, मूर्ति और धार्मिक प्रतीकों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से आपको इसमें धार्मिक और संस्कृति के विकास के बारे में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें 6ठे पॉइंट को लेकर के, जो कि रहेगा मृत्यु और संस्कार के समाधिक। प्रारंभिक हड़प्पा काल में मृत्यु संस्कारों को स्पष्ट परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन प्रारंभिक हड़प्पा काल में कब्रिस्तान और समाधियों का प्रचलन हुआ। लोग अपने मृतकों को विशेष प्रकार के समाधि स्थलों में दफनाते थे, जिनके साथ मैत्रिक और दैनिक उपयोग की वस्तुएं और आभूषण भी रखते थे। तो इस तरीके से आपको इसमें मृत्यु संस्कार की और समाधि के बारे में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आप इसके निष्कर्ष के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से इसका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, जिसमें प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में संक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के महत्वपूर्ण चरण था। इस काल के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को एक संगठित, सहकृत और समृद्ध समाज के रूप में विकसित किया। तो यह कुछ इस तरीके से इसका निष्कर्ष रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, जिसका क्वेश्चन रहेगा उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन हुए। तो वीडियो में आगे भी बने रहिएगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।